हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीव रचना एवं जैव प्रक्रम का विज्ञान है। क्या है? जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीव रचना एवं जैव प्रक्रम का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधता से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीव पदार्थ के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव में कुछ निर्जीव पदार्थ जैसे कि वायु हो गया, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधे में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवनहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वसमान विशिष्टताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन, जिसमें मानव भी शामिल था। मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान के संलग्न थे। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सम्मिलित प्रगति दर्ज कर सकते थे। जीव स्वरूप के वर्गीय विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण में विस्तृत पहचान, प्राणी नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की। किसकी? नाम पद्धति एवं वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रक्रम सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीव के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी का आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्योदय मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आलोचना के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्ययनों में आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य विज्ञान, प्राणियों एवं पादप के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बुक में सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आया, जैसे इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर जो थे वह अपना कार्य पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल विज्ञान, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि के अनुसंधान केंद्रित रहा। ठीक, ये जो इनको ना 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। और ये अपने जीवन में तीन पुरस्कार पाए थे, जिनको तीन ताज की संज्ञा दी गई थी। 1983 में जो था बालजान प्राइज, और 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज मिला था, और 1999 में क्राफुट प्राइज मिला था। और मेयर जो थे 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवास हो गए थे। हम देखेंगे जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत कैसा निराला है। हाँ, ये तो निराला बहुत है। जीवों के विस्तृत प्रकारों के श्रृंखला विषमकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे ठंडा पर्वत, पर्वतप्रांतीय वन, महासागर और लवड़ी, जहाँ पे बहुत नमक जैसा हो और मीठा यहाँ पर होता है। जलीय झीलों, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों में जीव रहते हैं। इन सभी कठिन जगह पर भी जीव रहते हैं। वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़ों, प्रवासी पक्षियों, घाटी में खिलते हुए फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विषम तथा चमत्कारी का आह्वान करती है। परिस्थितिक विरोध तथा
सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय के सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधियों कोशिका में क्या होता है आणविक गतिविधियों से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है जो जीव तथा निर्जीव क्या है इस उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है जो यह जानने का प्रयास करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य लोग जी रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। किस पे चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। अब चलिए हम लोग देखेंगे जीव जगत में विविधता देखेंगे। जीव जगत में विविधता क्या होता है। यदि हम अपने आसपास देखेंगे तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। अगर आप लोग अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीवों की बहुत सी किस्में हैं। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप अपनी आँखों की सहायता से नहीं देख सकते लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यदि आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाए तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या दिखाई देगी। उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु, जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीशीज की संख्या कितना है 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकता है। हम इसे वैज्ञानिक जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं हमें नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हमें पौधे और प्राणी को उन स्थानीय नाम से जानते हैं। स्थानीय नाम एक ही देश के लिए विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ कुछ टमाटर को कुछ और कहते हैं, मुंबई में टमाटर को कुछ और कहा जाता है। यदि हमें ऐसी विधि नहीं निकली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें जो शायद इससे भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। जिससे वह उस स्थान के सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीव का वर्णन सही हो और हम यह जानते हैं कि यह नाम किसी जीव का है। इसे पहचान करते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया में विश्व के सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं, अब आप लोग पूछेंगे कि प्राणी का नामकरण कैसे किया गया है। तो प्राणी
वर्गीकृत वेदों इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नोमेनक्लेचर बनाया गया। वैज्ञानिक नाम की इस गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व के किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का नाम है। जीव विज्ञान के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्यता नियम का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। पहला वंश का नाम होता है और जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली पर कैरोलस लीनियस ने सुझाव दिया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्द वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा अब समझाएंगे। वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएंगे। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है ना, तब आप यह देख सकते हैं कि नाम द्विपद है। मैंजीफेरा इंडिका मैंजीफेरा वंश का नाम है, जबकि इंडिका विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति का नाम संकेत है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। जैसे आप लिखें नाम पद्धति के नियम में पहला दूसरा नीचे भी है। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होता है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे देखिए मैंजीफेरा इंडिका तिरछे अक्षरों में लिखा गया है। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, लेकिन लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जय नाम से पहले शब्द वंश नाम होता है। जैविक नाम में पहले शब्द वंश का नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द संकेत पद होता है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्द को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। उनके बीच ऐसे डैश थोड़ा सा लग जाता है और ये तिरछा ऐसे लिखाता है। ठीक, यह रेखांकन उसके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। पहला अक्षर जो वंश का नाम बताता है वह बड़े अक्षरों में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर में होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक, जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंतर लेखक का नाम लिखते हैं। इसे संक्षेप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के मैंजीफेरा इंडिका लीनियस ने इसका खोज किया था। यद्यपि सभी जीव का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसे युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, जो संभव कर सके ना। युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। सभी जीवों का अध्ययन जो संभव कर सके उसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधा अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे कि हम इन शब्द का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ
गुण आ जाता है जिनसे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ता के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? देखिए, अगर कुत्ता के विषय में करें तो आप लोग के मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनेगा? स्पष्ट आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता चलता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार नाम लो, हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे कि बाह्य कान और शरीर पर बाल होता है। इस प्रकार पौधे में यदि हम गेहूँ के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूँ का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों को वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूँ भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है? कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत किया गया है। गुण जैसे प्रकार, उसका प्रकार कैसा है, उसका रचना कैसा है, कोशिका की रचना कैसा है, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर है। वर्गीकरण कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीव के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, आश्रय के लिए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों की वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय बाद मानव विभिन्न प्रकार के जीव के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन भाषा सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीव की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरल चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को सम्मिलित करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया और वर्गीकरण पद्धति में जीव के विकास संबंध का भी ध्यान रखा गया है।